तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985, कैट एक्ट या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985, ये आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा डिस्कशन का। ठीक है, इसी के ऊपर पढ़ेंगे हम लोग। बहुत मुश्किल कुछ है नहीं, आसान सा ही टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर केयरफुल रहिएगा तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको पढ़ने में नहीं होगा। ठीक है, कहीं पे अगर कुछ डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट। एक बार पब्लिक चैट में फाइनल कंफर्मेशन दे दीजिए कि हम लोग शुरू करें या नहीं। चलिए, प्रद्युत का मैसेज आया। बाकी सब लोग जो लोग जुड़े हुए, ठाकुर देवेन, सत्येंद्र जी। चलिए, अच्छा। और कल आप लोगों का आरएमएस का टेस्ट रहेगा, क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, और टोटल 65 क्वेश्चन फिलहाल हम बनाए हुए हैं उसके ऊपर, और 130 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा। 1 घंटा आप लोग टाइम लीजिएगा, विद इन 1 घंटा आपका हो जाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा तो गलती से भी नहीं लगेगा, 1 घंटे में आपका हो जाएगा। तो मोटा मोटी कल शाम को हम लोग 8 बजे से टाइम रखेंगे। शाम को 8 बजे से सबको टेस्ट देना है, टाइम पे ही देना है, उसके पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या क्या बोला जा रहा है? तो पहला बात जो यहाँ पे आपका बताया गया कि ये जो एक्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट जो है, ये एक्ट क्या है? तो 1985 में आया था। 1985 में आया था। और ये 1985 का कितना नंबर एक्ट था? तो ये 1985 का 13th नंबर एक्ट था। ठीक है, 13वां एक्ट हम लोग बोल सकते हैं 1985 का। और इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या था? इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या था? तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट था 27 फरवरी 1985। डेट ऑफ इनेक्टमेंट 27 फरवरी 1985। अब ये टॉपिक कैट एक्ट जो है, देखिए छोटा सा एक्ट है, बहुत बड़ा है नहीं, पर यहाँ से एग्जाम पे अच्छा खासा सवाल आता है। 2019 के आईपी एग्ज़ाम में यहाँ से टोटल 6-7 सवाल आया था। 6 सवाल आप अप्रॉक्स आपका 2019 में आया था। 2022 में यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मान लीजिए 2022 का आप सोच लीजिए, 9 दूनी 18 नंबर, और वो आसान आसान 18 नंबर जो आप थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आज का 1 घंटा हम लोग एक दिन में हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, जितना फिलहाल मेरा टारगेट है इसको हम लोग आज और कल में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो 2 दिन मान लीजिए आप अगर हमको समय दिए, तो आपको हो सकता है इस बार भी 5-6 सवाल तो यहाँ से रहेगा, एटलीस्ट 10 नंबर आपको। अच्छा, लास्ट साल भी तो आपका एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सवाल आता है, और सबसे अच्छा बात है आसान सवाल आता है। मतलब सवाल ऐसा है जिसका जवाब आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, चलिए। तो हम लोग देखें कि ये 1985 का ये आपका 13th एक्ट था, है ना। 1985 का ये 13th एक्ट था। और ये एक्ट जो है लागू कब हुआ, इफेक्ट मतलब इनेक्ट कब हुआ था? इनेक्ट हुआ था 27 फरवरी 1985। इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हम सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जब आपका ऐसे मेजोरिटी मिल जाता है, फिर ये चला जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट का जब साइन हो गया, असेंट हो गया, तो बिल से हम लोग एक्ट में पहुंचते हैं, और इसी दिन को हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। तो ये जो एक्ट है इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट था 27 फरवरी 1985। ठीक है, पूरे एक्ट को अगर आप देखिएगा, इस पूरे एक्ट को, तो इस पूरे एक्ट में आपको कुछ चैप्टर मिलेगा और कुछ सेक्शन मिलेगा। तो चैप्टर यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे अगर आप चैप्टर देखते हैं तो टोटल आपके पास चैप्टर मिलेगा 5। सेक्शन कितना है? तो यहाँ पे टोटल सेक्शन मिलेगा आपको 37। तो ये एक्ट में टोटल आपका 5 चैप्टर, 37 आपका सेक्शन इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अब हम लोग एक एक करके जो डिफरेंट सेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको क्या बोला गया? पहला आपका सेक्शन 1 जो है वो बताता है शॉर्ट टाइटल
एक्सटेंट और कमेंसमेंट, इसका नाम क्या है, ये आपका कहाँ कहाँ, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, और ये एक्ट जो है लागू कब से हुआ था। तो ये सारा बातें कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 1 में हमको बताया गया। तो सेक्शन 1 में क्या बोला गया, बोला ये एक्ट जो है, दिस एक्ट विल बी नोन एज, या फिर दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। और ये एक्ट जो लागू कब से हुआ था, ये एक्ट आपका इफेक्टिव कब से हुआ था, देखिए डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ कमेंसमेंट दोनों अलग होता है। यहाँ पे अगर आप डेट ऑफ कमेंसमेंट देखिएगा तो डेट ऑफ कमेंसमेंट इसका हो जाएगा 1 जुलाई 1985। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट आप बोल सकते हैं, या फिर डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं, या फिर डेट ऑफ इफेक्ट आप बोल सकते हैं, डेट ऑन विच दिस एक्ट हैज केम इनटू फोर्स। अगर आपसे पूछे जाएगा केम इनटू फोर्स, ये एक्ट लागू कब से हुआ, या फिर आपसे पूछेगा डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, है ना, इम्प्लीमेंटेशन का डेट क्या है, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, 1 जुलाई 1985 से ये एक्ट जो है हमारा लागू हुआ, मतलब इम्प्लीमेंटेड हुआ था। तो 1985 अगर आप बोलते हैं तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ये 36th रिपब्लिक ईयर, अगर हम बोले तो इंडिया का, रिपब्लिक इंडिया का कितने ईयर में ये चालू हुआ था, तो 36 ईयर ऑफ रिपब्लिक बोल सकते हैं, या 36 रिपब्लिक ईयर में जाके ये एक्ट आपका चालू हुआ, क्योंकि 50 से लेके 85, 35 प्लस 1 तो 36, है ना। अब ये एक्ट लागू कहाँ कहाँ पे होता है, तो बोला गया पूरे देश भर में, इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, है ना। तो ये 31 अक्टूबर 2019 में से शुरू करके जम्मू कश्मीर लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर भी ये एक्ट हमारा लागू हो गया। ठीक है, इसके भीतर कोई आपका दिक्कत का कुछ है नहीं। आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में, है ना। सेक्शन 1 में यही सारा बातें आपका बताया गया, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमिटमेंट वगैरह जो भी है। उसके बाद सेक्शन 2 में क्या बताया गया, तो सेक्शन 2 में बताया गया द एक्ट शैल नॉट अप्लाई ऑन सर्टेन पर्सन। ये एक्ट किस किस के ऊपर लागू नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल पूछेगा कि ये एक्ट जो है आपको किसके किसके ऊपर लागू नहीं होने वाला है। ठीक है, एक्ट किसके किसके ऊपर लागू नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कुछ बातें। क्या, पहली तो बात है कि भाई जो हमारा नेवी है, जो हमारा एयरफोर्स है, जो हमारा आर्म फोर्स या मिलिट्री है, तो उनके ऊपर ये एक्ट जो है लागू नहीं होगा। तो जो डिफेंस वाला ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा नेवी हो गया, नेवल सिस्टम, मिलिट्री हो गया, एयरफोर्स हो गया, या फिर एनी अदर आर्म फोर्स, तो इसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर किसी भी कोर्ट का जो स्टाफ होता है, देखिए एनी ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट सबॉर्डिनेट देयर टू, तो ना सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर के ऊपर लागू होगा, ना हाई कोर्ट के, ना सबॉर्डिनेट कोर्ट के, किसी के ऑफिसर के ऊपर भी ये रूल जो है लागू, एक्ट जो है लागू नहीं होगा। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट में हमारा दो हाउस है, सभी लोग हम लोग जानते हैं कि लोकसभा है और राज्यसभा है। तो ये अपर हाउस या लोअर हाउस दोनों जो है, इसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। इसका जो स्टाफ है, इसका जो सेक्रेटरियल स्टाफ है, उन लोगों के ऊपर ये एक्ट आपका लागू नहीं होगा। सिमिलरली जो किसी स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का जो आपका लेजिस्लेशन रहेगा, उसका जो स्टाफ है उसके ऊपर भी एक्ट लागू नहीं होगा। तो हमने क्या क्या देखा, यहाँ से अगर हम समराइज करें, तो यहाँ से अगर हमको समराइज करना है तो हमको तीन चीज़ मिलेगा। क्या, देखिए, नंबर 1, ये आपका नेवी के ऊपर लागू नहीं होगा, आर्मी के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मी नॉर्मल, उसके ऊपर लागू नहीं होगा, और एयर फोर्स के ऊपर लागू नहीं होगा। तीन गया डिफेंस वाला, ये इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा। फिर अगला क्या आया, तो कोर्ट, कोर्ट के भीतर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट, तो किसी भी के कोर्ट का जो स्टाफ है, सर्वेंट है, ऑफिसर है, उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। फिर हम लोग क्या देखें
आपके पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट जो है यहाँ का जो स्टाफ होता है, पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, ये सब के ऊपर इसका जो आपका ऑफिसर रहेंगे, जिस बेसिकली हम उसको बोलते हैं सेक्रेटरियल स्टाफ, ठीक है, वहाँ पे काम में जो सेक्रेटरियल स्टाफ लोग रहेंगे उन लोगों के ऊपर भी ये एक्ट आपका लागू नहीं होगा, तो इसके ऊपर भी लागू नहीं होगा, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आगे हमारा दो सेक्शन जो है खत्म हो गया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। आगे हम आते हैं सेक्शन 3, जहाँ पे बताया गया डेफिनेशन। बिल्कुल राम सिंह जी, 1 जुलाई होता है डॉक्टर्स डे, ठीक है, डॉक्टर्स डे में 1 जुलाई है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। वसीम जी आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं, है ना, चलिए हम लोगों को टाइम पे ज्वाइन करना है। आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन में क्या क्या डिफाइन किया गया देखिए, दिक्कत नहीं हो रहा है ना, यहाँ तक क्लियर है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, यहाँ तक क्लियर है, सब लोगों को दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ? आगे बढ़े, चलिए। तो आगे आते हैं हम लोग डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया, तो एक एक बार हम जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को, ठीक है, और डिफाइन कैसे किया गया, बोला तो वो मेंबर को हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बोलेंगे जो हमारा जुडिशियल मेंबर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग आएंगे कैट के बारे में, तो कैट में हम लोग देखते हैं एक आपका चेयरपर्सन होता है, इसके अलावा एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं, एक आपका जुडिशियल मेंबर होते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और जुडिशियल मेंबर, तो ये तो आम बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल करते हैं वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, जो आपका लीगल साइड से होगा उनको हम बोलेंगे जुडिशियल मेंबर। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर किसको बोलेंगे, जो जुडिशियल मेंबर नहीं है उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बोलेंगे। कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। आगे आते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे डिफाइन किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। क्या बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, बोला गया इन रिलेशन टू ए स्टेट it means the administrative tribunal for the state और joint administrative tribunal for the state and any other state। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के भीतर आपका दो चीज को रखा गया। मान लीजिए एक तो आपका हो गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ऑफ स्टेट है, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा स्टेट के लिए कुछ ट्राइब्यूनल बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्राइब्यूनल है, ये आपका जो एक स्टेट है ए और एक स्टेट है बी, जैसे मान लीजिए हैदराबाद और तेलंगाना, है ना, तो हो सकता है ये दोनों के लिए एक ही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल रहे। तो इन जगह पे इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अगर किसी पार्टिकुलर स्टेट का काम देखभाल करता है, कि मान लीजिए कोई एक ट्राइब्यूनल है, मान लीजिए उड़ीसा का, मान लीजिए भुवनेश्वर में, ठीक है, तो ये खाली ओडिशा का काम देखता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। और अगर मान लीजिए कोई एक स्टेट है, जैसे हम लोग देखें, मान लीजिए हैदराबाद में एक बेंच है जो आपका मान लीजिए हैदराबाद तेलंगाना दोनों का देखभाल करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो दोनों आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के डेफिनेशन के भीतर ही आते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही आपका डिफाइन किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को, इन रिलेशन टू स्टेट दिस मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर स्टेट, इन केस ऑफ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर द स्टेट और एनी अदर स्टेट। तो दो के केस में आपका जॉइंट बोला जाएगा। अब आते हैं एप्लीकेशन। अब यहाँ से सवाल पूछेगा, एप्लीकेशन मतलब कैट में अगर कोई आपका एप्लीकेशन जमा करता है ना, कोई अगर आवेदन देता है कि मेरा केस का हियरिंग हो,
तो ये बात को डिफाइन कैसे आपको अप्लाई करना है, आप अगर आ जाइएगा सेक्शन 19 में, तो सेक्शन 19 आपको बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी कैट के पास अप्लाई करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल चैप्टर 4 जो है, जहाँ पे बताया गया प्रोसीड्योर, तो वहाँ पे सेक्शन 19 के अंदर में ये बात आपका बताया गया है कि कैसे हमको एप्लीकेशन करना है, उसका फीस कितना रहेगा, है ना। तो ये सारा बातें आपका सेक्शन 19 में एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल में बताया गया। तो वही बात बताया जा रहा है, एप्लीकेशंस मेन एंड एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 19। तो ये आपका सवाल पूछा जा सकता है कि कैट एक्ट के तहत अंडर विच सेक्शन एंड एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सर्टेन बेंच, जो भी है ना। तो कौन सा सेक्शन के तहत आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है, सेक्शन नंबर बता दीजिए फटाफट से, आंखों के सामने है, फिर भी एक बार लिख दीजिए कौन सा सेक्शन में बताया गया कि एप्लीकेशन कैसे करना है। सेक्शन 19 में। कौन सा चैप्टर में ये आएगा, कौन सा चैप्टर में ये सेक्शन 19 आएगा, थोड़ी देर पहले ही हम बोले हैं आपको चैप्टर 4 में। ठीक है, चैप्टर 4 बताता है प्रोसीड्योर, कैसे हमारा प्रोसीड्योर क्या क्या फॉलो होगा, तो उस प्रोसीड्योर के भीतर ये बात आता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, अपॉइंटेड डे आगे डिफाइन किया गया। अपॉइंटेड डे क्या बोला जा रहा है, इन रिलेशन टू ए ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के संबंध में जब हम बात करते हैं तो अपॉइंटेड डे का मतलब क्या हुआ, जिस दिन हमारा ट्राइब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश हुआ, जिस दिन मेरा जो ट्राइब्यूनल है उसका गठन हुआ, उस कैट का गठन हुआ अंडर अंडर सेक्शन 4, है ना। तो ट्राइब्यूनल का जब गठन होता है तो उसके लिए गेजेट नोटिफिकेशन आता है, जिसका प्रोसीड्योर कैसे कोई ट्राइब्यूनल का आपका स्टैब्लिशमेंट होगा वो कहाँ पे बताया गया, तो चैप्टर 2 में आपका सेक्शन 4 के अंदर में। सेक्शन 4 जो है कौन सा चैप्टर में आता है, चैप्टर 2 में आता है। ठीक है, तो चैप्टर 2 सेक्शन 4 के तहत जब किसी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का अपॉइंटमेंट होता है तो उस दिन को हम लोग बोलते हैं अपॉइंटेड डे, उस दिन को क्या बोलते हैं, अपॉइंटेड डे। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये बात भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का अपॉइंटमेंट कौन सा सेक्शन के तहत होगा। तो देखिए एप्लीकेशन हम लोग पहले देखे थे 19 में, है ना, और स्टैब्लिशमेंट इसका गठन के बारे में कि आपका इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का गठन कैसे होगा वो कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 4 में बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे डिफाइन किया गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर कैट है इन रिलेशन टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो पूरे देश भर का केस का जो देखभाल करेगा वो हो गया हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, पर्टिकुलर किसी दो स्टेट का जो देखभाल करेगा वो हो जाएगा जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो देखभाल करेगा वो हो जाएगा आपका आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो बोला गया इन केस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, कैट और जेट, कैट और जेट इसमें कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आगे आते हैं बेंच, बेंच क्या बोला गया, बेंच मीन्स बेंच ऑफ ट्राइब्यूनल। आगे हम लोग देखेंगे बेंच आपका बेसिकली अगर हम लोग बोले तो आपका बेसिकली दो तीन टाइप से हम लोग उसको डिवाइन करते हैं, जैसे आपका रहेगा सिंगल बेंच, है ना, फिर आपका डबल बेंच जिसको हम लोग डिविजनल बेंच भी बोलते हैं, फिर एक होता है आपका फुल बेंच। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मली जो मेंबर का संख्या या जज का संख्या आप अगर बोले एक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बेंच। डबल बेंच या डिविजनल बेंच जहाँ पे नंबर आपका एटलीस्ट 2 हो जाएगा, और 3 से लेके 5 या उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो हम लोग उसको फुल बेंच आपका ट्रीट करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो हम लोग देखे थे ऑलरेडी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का स्टैब्लिशमेंट कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 4 में बताया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में
बताया गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के गठन के बारे में। याद रहेगा कि सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 में बताया गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के गठन के बारे में। ठीक है, और इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में या फिर जो भी हमारा ट्राइब्यूनल रहेगा, सारा ट्राइब्यूनल का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे चेयरमैन। चेयरमैन मीन्स चेयरमैन ऑफ ए ट्राइब्यूनल, या फिर इसको आप बोल सकते हैं हेड ऑफ द ट्राइब्यूनल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन को अगर हम लोग बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हेड ऑफ द ट्राइब्यूनल। ठीक है, किसी भी ट्राइब्यूनल का जो हेड होता है उनको हम लोग बोलते हैं आपका चेयरमैन। आगे आते हैं, आगे क्या बताया गया, आगे बोला गया ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि दो और दो से ज़्यादा स्टेट के लिए अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल काम करता है उसको हम लोग ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बोलते हैं। अब हम आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताए थे कि हर एक जो हमारा ट्राइब्यूनल रहते हैं इसमें एक तो होता है चेयरमैन या चेयरपर्सन, इसके अलावा दो मेंबर इसमें हो सकता है। ठीक है, एक को बोला जाता है जुडिशियल मेंबर, एक को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर का डेफिनेशन हम लोग शुरू में ही देखे थे, अब यहाँ पे डिफाइन किया गया जुडिशियल मेंबर को। तो क्या बोला जा रहा है, जुडिशियल मेंबर मीन्स member of a tribunal appointed under this act, and this includes the chairman who possesses any of the qualifications specified in section 6 का सबसेक्शन 3। तो जुडिशियल मेंबर कौन होता है, तो जुडिशियल मेंबर को बोला गया कि जुडिशियल मेंबर मीन्स ए मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, और ही इसके भीतर जुडिशियल मेंबर के भीतर आपका चेयरमैन भी हो सकता है। तो जो चेयरमैन है वो भी आपका जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं। आप अगर देखिएगा यहाँ पे हालांकि बताया नहीं गया, जो चेयरमैन है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी हो सकते हैं, वो आपका जुडिशियल मेंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब चेयरमैन बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, चेयरमैन बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो कहाँ पे बताया गया, तो वो आपका सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 में आपका बताया गया। ठीक है, तो बेसिकली फंडा इसमें कुछ है नहीं। जुडिशियल मेंबर इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ कैट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आप बोल सकते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया जाता है, और जुडिशियल मेंबर के भीतर आपका चेयरमैन जो है वो भी आपका जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं। हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के डेफिनेशन में भी होना चाहिए। अब यहाँ पे याद रखने वाला बात ये है कि जो आपका चेयरमैन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट के लिए या फिर जो मेंबर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए वो कहाँ पे बताया गया, तो वो आपका 6 के सबसेक्शन 3 में चेयरमैन को कितना क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 में बताया गया। ठीक है, तो ये गया हमारा जुडिशियल मेंबर। उसके बाद आता है डिफिनेशन ऑफ मेंबर। बोला कि मेंबर मीन्स एनी मेंबर वेदर जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। हम लोग देखे थे मेंबर दो प्रकार का होता है, एक जुडिशियल मेंबर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जुडिशियल मेंबर मतलब जिसको लॉ रिलेटेड जानकारी है, लॉ का जो डिपार्टमेंट है, लॉ का जो मिनिस्ट्री है, वहाँ से अगर कोई मेंबर बनेगा वो हो जाएगा जुडिशियल मेंबर। एडमिनिस्ट्रेशन साइड का मान लीजिए कोई देखभाल करता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो विनीत पांडे सर है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से मान लीजिए उनको मेंबर बनाया गया तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई लॉ के देखभाल करता है, कोई लॉ डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो वहां से अगर जाएगा तो वो आपका जुडिशियल मेंबर बनेंगे। चेयरमैन जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और जुडिशियल मेंबर दोनों हो सकते हैं। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गेजेट। कुछ बताने का इसमें है नहीं, फालतू का डेफिनेशन है। फिर पोस्ट मीन्स ए पोस्ट विद इन और आउटसाइड इंडिया, तो यहां से आपका सवाल हो सकता है। ठीक है, देखिए एक बात याद रखना है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जब एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो याद रखना है एग्जाम जो है ये रिजेक्शन के लिए बनाया गया, ये आपके सिलेक्शन के लिए नहीं। हजारों लोग लाखों लोग एग्जाम देंगे जिसके भीतर से हमको सैकड़ों को छांट के वापस कर भेजना है।
तो जिस कारण से सवाल क्या पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं रह सकता है, कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे हर जगह से आपको सवाल दिखना चाहिए कि भाई कहाँ से क्या हो सकता है। तो बोला गया कैट के भीतर जो पोस्ट है, तो पोस्ट का मतलब विद इन इंडिया भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस रूल, है ना, या फिर रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो हम लोग जानते हैं एक्ट के ऊपर बेस करके ही रूल बनता है। तो यहाँ पे जो एक्ट बना, कैट एक्ट, इसके ऊपर बेस करके जो रूल बनेगा उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड है उसी को यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड बोला जा रहा है। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ है नहीं। रूल्स मीन्स रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ये भी काम का नहीं है। सर्विस मीन्स सर्विस विद इन और आउटसाइड इंडिया। तो देखिए ये पोस्ट और सर्विस दोनों जगह पे बोला गया, देश के भीतर हो देश के बाहर हो, दोनों इसके भीतर इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है सर्विस मैटर, यहाँ से आपको सवाल पूछ सकता है। क्या बोला जा रहा है, सर्विस मैटर का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू ए पर्सन, this means service matter means all the matters relating to the condition of his service। किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए सर्विस मैटर का मतलब होता है ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ द सर्विस। उनका जो सर्विस कंडीशन है उसके रिलेटेड जो भी मैटर होगा सबको हम क्या बोलेंगे, सर्विस मैटर बोलेंगे। अब वो जो व्यक्ति है हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, हो सकता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, हो सकता है किसी लोकल या फिर अदर यूनियन टेरिटोरी या किसी दूसरे टेरिटोरी के अंडर में काम कर रहा है ना, तो कहीं पे भी काम कर सकता है, उसका डिस्पोजल यहाँ पे होगा। और यहाँ पे सर्विस मैटर के भीतर क्या क्या आता है, कौन कौन सा चीज़ है जिसको सर्विस मैटर के भीतर डील किया जाएगा, वो देखिए बताया गया। जैसे रेमुनरेशन, उनको कितना पैसा मिलता है, कितना अलावेंसेस मिलता है, पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, दिस ऑल कम्स अंडर सर्विस मैटर। फिर टेन्योर, किसी भी पार्टिकुलर एरिया पे मान लीजिए कितना उनका टेन्योर होना चाहिए, कितना दिन वो काम कर रहा है, उनका कंफर्मेशन कब होगा, सीनियरिटी कब मिलेगा या फिर किससे ज़्यादा वो सीनियर होंगे, सीनियर प्रमोशन, रिवर्शन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन, ये सारा मैटर आपके सर्विस मैटर के भीतर आता है। किसी भी प्रकार का लीव रिलेटेड मैटर, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड मैटर या दूसरा सर्विस रिलेटेड जो मैटर होगा वो सारा को हम लोग सर्विस मैटर के भीतर ट्रीट करेंगे। याद रखना है, यहाँ से एक एमसीक्यू पूछ सकता है, 3-4 को ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा वाला जो है विच डू नॉट कम्स अंडर सर्विस मैटर, तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे ये तो कुछ काम का है नहीं, सर्विस रूल ऑफ रिड्यूसल एग्रीमेंट्स मींस रूल्स रेगुलेशंस, कोई इसमें कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें भी बताने का कुछ है नहीं। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है, तो कैट हो सकता है, सैट हो सकता है और जैट हो सकता है। तो ट्राइब्यूनल का मतलब तीनों आपका कवर करता है, कैट सैट और जैट। अब ये वाला देखिए, वाइस चेयरमैन, तो चेयरमैन के नीचे वाला पोस्ट जो है वो आपका वाइस चेयरमैन होगा, ये सभी लोग जानते हैं हम लोग, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, वाइस चेयरमैन मीन्स ए मेंबर हु हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एट ईच प्लेस वेयर बेंचेस और ट्राइब्यूनल हैव बीन सेट अप। तो जहाँ पे भी हमारा कोई बेंच हुआ है, सिंगल हो, डिविजनल हो या फुल बेंच हो, ट्राइब्यूनल हमारा सेटअप हुआ है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखभाल करने के लिए एक आपका पोस्ट बनाया गया, एक मेंबर आपका बनाया गया। तो वो कौन होता है, वो होते हैं वाइस चेयरमैन। तो बोला जा रहा है वाइस चेयरमैन मीन्स ए मेंबर, तो वाइस चेयरमैन भी इसी का एक मेंबर है जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है। और कौन करता है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन मीन्स ए मेंबर हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एट ईच प्लेसेस वेयर द बेंचेस और ट्राइब्यूनल हैव बीन सेटअप। तो जहाँ पे भी बेंच और ट्राइब्यूनल सेटअप हुआ है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखभाल करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा वाइस चेयरमैन का आपका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को याद रखना है। ये सेक्शन 1, 2 और 3 जो है ये आता है किसके भीतर, ये आता है आपका चैप्टर 1 के भीतर। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। मुश्किल लग रहा है किसी को, ये आपका मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, बताइए फिलहाल क्या लग रहा है।
एक बार पब्लिक चैट में जवाब दीजिए, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, कैसा आपको लग रहा है? ओके है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, मुश्किल लग रहा है। देखिए पहले तो दिमाग में जो सेट है उसको हटाइए राम जी। शहीदा जी आपको भी डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए अब तक क्या डिफिकल्ट लगा इसके भीतर? अब तक हम लोग जो डिस्कस किया, इसमें क्या डिफिकल्ट था? मॉडरेट। चलिए एक काम करते हैं, जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक रिवाइज करते हैं एक बार, है ना। मुश्किल तो होने देंगे नहीं, मुश्किल तो अगर रह गया तो हम लोगों का क्या होगा? अगर हम लोग पढ़ने के बाद भी मुश्किल लगा तब तो ये गलत बात है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, मेरा स्क्रीन को आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, या स्क्रीन नहीं, इसी को विंडो को शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब तक हम लोग क्या देखा इसके भीतर, है ना। कहाँ गया बड़ा? तो अब तक हम लोग क्या देखे कि कैट क्या है ना। तो बेसिकली कैट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अगर आप देखिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी बोलिए हमारे देश में सर्विस रिलेटेड मैटर, खास करके अगर बोले तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स जो है इसका डिस्पोजल करने के लिए एक आपका बॉडी बनाया गया जिसको हम लोग कैट बोलते हैं। गठन कब हुआ? 1985 में इसका गठन हुआ, जिसके लिए क्या हुआ था? थर्टींथ एक एक्ट आया हुआ था। देखिए अनलकी कैट, कैट भी आपका अनलकी है 1985 में। जो पर्सन, जो गवर्नमेंट सर्वेंट आपका अनलकी होते हैं उन लोगों को कैट जाना पड़ता है, किसी कारणवश उनके साथ कुछ जाति होता है ना। तो इनेक्टमेंट का डेट हम लोग देखे थे। पब्लिक चैट में बताइए इनेक्टमेंट का डेट कौन सा था? पब्लिक चैट में बताइए इनेक्टमेंट का डेट कौन सा था? डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या होगा? 27/2/1985, 27/2/1985। इसके बाद एक हम लोग देखे थे डेट ऑन विच इट इज केम इनटू इफेक्ट। ये कब से आपका लागू हुआ था? बताइए कौन सा डेट था? 1/7/1985। वेरी गुड, 1/7/1985। अच्छा ये कौन सा रिपब्लिक ईयर में आया हुआ था? कौन सा रिपब्लिक ईयर में ये आया हुआ था? चलिए वेरी गुड शहीदा जी, बिल्कुल। तो 36 रिपब्लिक ईयर में ये आया हुआ था। अच्छा ऑल इंडिया कब से लागू हुआ? ऑल इंडिया कब से ये आपका मतलब चालू हो गया? पहले तो कुछ जगह, हाँ 31/10/2019, दिव्येंदु जी याद रखना है, 31/10/2019, ठीक है। इसमें क्या हुआ था आपका? ऑल ओवर इंडिया में ये आपका चालू हो गया था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, JNK, और साथ में जो लद्दाख है तो वहाँ पे भी यह एक्ट जो आपका लागू हो गया था। अच्छा बताइए इस एक्ट में टोटल कितना चैप्टर है? टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? बिल्कुल टोटल 5 चैप्टर है। टोटल सेक्शन कितना है? टोटल सेक्शन, वेरी गुड ठाकुर जी, बाकी लोग भी बताइए। 37, वेरी गुड शहीदा सुमंत, वेरी गुड। तो टोटल 37 इसमें हमारा सेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखे थे पहले सेक्शन 1। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली अभी हम बोले नहीं, पर इसको ये याद रखिएगा, कैट एक्ट को जो लाया गया था ना, इसको स्टैब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 323 का ए। इसके आधार पे ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके आधार पे कैट एक्ट जो है उसको बनाया गया। लास्ट में हम लोग जाके इसको डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कैट के बारे में और हम लोगों को जानना रहता है। तो 323A में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविजन दिया गया, जिसके आधार पर कैट जो है उसका गठन किया गया था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या क्या देख रहे थे? डेफिनेशन कुछ देखे थे, शॉर्ट टाइटल गया हम लोगों का। अच्छा लागू किसके किसके ऊपर नहीं होगा? सॉरी, आगे आते हैं हम लोग। नॉट एप्लीकेबल ऑन हुम, ये आपका किसके किसके ऊपर लागू नहीं होगा? बताइए आप लोग एक एक करके व्हाट्सएप में लिखिए, इसमें पब्लिक चैट में लिखिए।
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वेरी गुड, एक अच्छा बात बोल दिए। तो हम लोग 3 केस याद रखते हैं। पहला हो गया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, है ना। तो इन लोगों के ऊपर तो बिल्कुल लागू नहीं होगा। फिर दूसरा किसके ऊपर लागू नहीं होगा? कोर्ट स्टाफ, वेरी गुड, कोर्ट का जो स्टाफ है उसके उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा। फिर और एक देखे थे हम लोग पार्लियामेंट वगैरह, सेक्रेटरियल स्टाफ, सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ किसका किसका, तो एक आ जाएगा मान लीजिए पार्लियामेंट, फिर आ जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो ये सब के ऊपर भी ये हमारा लागू नहीं होगा। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोर्ट का स्टाफ और सेक्रेटरियल स्टाफ, तो इन लोगों के ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। कहाँ पे बताया गया ये बात कहाँ पे बताया गया? तो सेक्शन 2 में ये बात हमको बताया गया कि किसके किसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। अब आता है हम लोगों का सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बताता है पब्लिक चैट में फटाफट से बताइए। सेक्शन 2 तो हम लोग ऑलरेडी देख लिए, सेक्शन 3, वेरी गुड, डेफिनेशन, है ना। सेक्शन 3 में आपका बताया गया डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम लोग कुछ बातें देखें। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर कौन होंगे? जो जुडिशियल मेंबर नहीं होंगे वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के भीतर आपका बोला गया स्टेट ट्राइब्यूनल भी आ जाएगा, आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी आ जाएगा, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी आ जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन, कौन सा सेक्शन हमको एप्लीकेशन करने के बारे में बताता है? हाउ टू मेक एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई, है ना, हाउ टू अप्लाई, ये कौन बताता है हम लोगों को? कौन सा सेक्शन बताइए? वेरी गुड, सेक्शन 19। सेक्शन 19 में हम लोगों को बताया है कि कैसे हमको एप्लीकेशन करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक देखे थे अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे का मतलब क्या हुआ? जिस दिन कैट का सेटअप हुआ, कैट जिस दिन स्टैब्लिश्ड हुए, है ना, सेटअप हुआ या फिर स्टैब्लिश्ड, द डे ऑन विच द कैट वॉज स्टैब्लिश, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपॉइंटेड डे, ठीक है। अब ये हमारा कैट जो स्टैब्लिश होता है, इस स्टैब्लिशमेंट के बारे में कौन सा सेक्शन के बारे बताया गया? बताइए। सेक्शन 4, वेरी गुड, सेक्शन 4 में आपका इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया, है ना। तो कैट का सेटअप अगर बोले तो सेक्शन 4 का, और प्रिसाइज बोले तो सबसेक्शन 1 में हम लोगों का इसके बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, है ना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम लोग किसको बोले थे? मान लीजिए सेट के केस में कौन होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? अगर हम सेट के केस में बोले, है ना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो कौन होगा? वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट विल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर हम बोले कैट के लिए या फिर जेट के लिए, कौन होगा हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? एक मिनट वेट करिए। हाँ भाई, हेलो। रात में ले लेते हैं, रात में ले लेते हैं, पढ़ा रहे हैं थोड़ा। हाँ, बोलिए ना अर्जेंट। बंडल बनाने के लिए कितना मिनट लगता है? हाँ हाँ हाँ, एक बार दिए थे तो याद नहीं है फिर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो तो मिल जाना चाहिए। अच्छा, वो हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ना ना, वो नहीं देगा, वो जीरो देगा, जीरो देगा। हाँ, तो अगर आपका मैचिंग नहीं होगा ना आंसर के साथ, तो गूगल फॉर्म जीरो कर देगा उसको, उसको जीरो कर देगा। आप चेक करके देखिए, जीरो कर देता है उसको। ठीक। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, चलिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैट और जेट के केस में कौन होगा? बिल्कुल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखे थे? फिर हम लोग बेंच देखे थे, उसमें तो कुछ है नहीं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, अच्छा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का आपका जो स्टैब्लिशमेंट है वो कहाँ पे बताया गया? और एक बार बोल दीजिए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट का स्टैब्लिशमेंट, कैट स्टैब्लिशमेंट, है ना, कहाँ पे बताया गया था? सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 में, वेरी गुड, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में, ठीक है।
अच्छा अच्छा, अब बताइए ट्राइब्यूनल का जो हेड होता है हमारा, है ना, कैट सेट जेट, किसी भी बेंच का जो हेड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी बेंच का जो हेड होता है ना, बेंच का हेड नहीं, एक्चुअली इसको आप बोल सकते हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उसका जो हेड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेयरमैन बोलेंगे, है ना, वो हो जाएगा चेयरमैन। बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग आगे, चेयरमैन ऑफ द ट्राइब्यूनल। अब आते हैं हम लोग दो स्टेट का, दो स्टेट का अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? दो स्टेट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, वेरी गुड, वेरी गुड प्रवीण जी, बोलेंगे हम लोग जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कि जैट। अच्छा, इसके बाद जो जुडिशियल मैटर को देखभाल करेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जुडिशियल मैटर को जो देखभाल करेगा वो उसको हम लोग बोलेंगे जुडिशियल मेंबर, है ना। अच्छा बताइए, क्या जुडिशियल मेंबर के भी जुडिशियल माने चेयरमैन जो है वेदर ही कैन बी ए जुडिशियल मेंबर और नॉट? हाँ या ना में जवाब देना है। बिल्कुल हो सकता है, तो वो आपका जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं। अच्छा, चेयरमैन बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, चेयरमैन बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है ना। चेयरमैन बना तो छक्का लगा दिया आप, तो कहाँ पे बताया गया आपका चेयरमैन बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 6 का 3 कितना याद कर लेते हैं भाई, फिर भी बोल रहा है कि नहीं हुआ। 6 के 3 में आपका बताया गया इसमें। अच्छा बताइए, मेंबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वो क्या क्या है? मेंबर जो है दो प्रकार का होता है। चेयरमैन का क्वालिफिकेशन 6 के 3 में बताया गया, प्रद्युत जी याद रखना है। बिल्कुल विशाल जी सही जवाब दिया आपने, ठाकुर जी आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिए, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्कुल। तो मेंबर जो होगा वो दो प्रकार का होता है, एक जुडिशियल एंड और एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब आते हैं हम लोग नोटिफिकेशन, मतलब ऑफिशियल गेजेट में आएगा। अच्छा, पोस्ट और सर्विस दोनों केस में हम लोग एक बात नोटिस किए थे, क्या नोटिस किए थे? पोस्ट और सर्विस दोनों के केस में हम लोग एक बात नोटिस किए थे, क्या नोटिस किए थे? कि वो कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा, इंडिया में बाहर होगा, क्या होगा, क्या हो सकता है? दोनों इंक्लूड है या नहीं? बिल्कुल। तो विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो विद इन इंडिया भी अलाउड है और आउटसाइड इंडिया भी अलाउड है, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे बोथ आपका अलाउड है। फिर हम लोग देखे थे सर्विस मैटर, सर्विस मैटर, सर्विस मैटर्स के भीतर क्या क्या आता है ना। तो उसके भीतर हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी मैटर्स रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ हिज सर्विस, एनी मैटर रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस, तो सर्विस के साथ संबंधित किसी भी मैटर को हम लोग सर्विस मैटर बोलेंगे, जिसके भीतर हमारा क्या था? रेमुनरेशन था, है ना, रेमुनरेशन था। और क्या क्या था बताइए? जैसे हमारा मान लीजिए पेंशन था, हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट था, है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट था। फिर टेन्योर, है ना, टेन्योर हमारा था, कितना दिन काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीनियोरिटी था, प्रमोशन था, है ना। ये इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, प्रमोशन, रिवर्शन, रिवर्शन, फिर आपका मान लीजिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या फिर सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन, तो ये सारा चीज़ जो है इसके भीतर था। छुट्टी रिलेटेड मैटर ये भी था, हमारा डिसिप्लिनरी मैटर्स, डिसिप्लिनरी मैटर्स ये भी था, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है इसके भीतर आपका कवर था। अब पब्लिक चैट में हमको बताइए कौन सा वाला पोस्टल मैनुअल है जो डिसिप्लिनरी मैटर्स को डील करता है? कौन सा वाला पोस्टल मैनुअल है जो डिसिप्लिनरी मैटर्स को डील करता है? हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 जब पढ़े थे उसके भीतर डिस्कस किए थे। देवेन ने बताया 2, दीपंकर बताया 3, सत्येंद्र ने 3, बाकी लोग सुमन तो बताया 3। चलिए, इतना जल्दी से नहीं, भूलने भूलने जाने से नहीं चलेगा देवेंद्र जी। याद रखना है कि जो लोग डिसिप्लिन नहीं होते हैं वो आपका थर्ड क्लास होते हैं। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 जो है ये हम लोगों को बताता है डिसिप्लिनरी मैटर्स के बारे में, ठीक है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 हम लोग देखे थे, जिसके भीतर क्या क्या बोला गया था? ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, अपील, पिटिशन, स्टॉक, बजट, बिल्डिंग, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, अपील, पिटिशन, स्टॉक, बजट, बिल्डिंग। ऑफिस असिस्टेंट जो है पोस्टल सुपरिटेंडेंट का बड़ा भाई है, ये हम लोग देखे हुए थे। चलिए, अब आते हैं हम लोग वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन जो होता है
ये कौन होता है बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है या जुडिशियल मेंबर होते हैं? चलिए कोई नहीं ठाकुर जी, वाइस चेयरमैन जो होता है वो कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर या जुडिशियल मेंबर? देखिए यहाँ पे आपका बोला गया कि वाइस चेयरमैन मीन्स a member who has been authorized by the appropriate government to perform the administrative function। तो बेसिकली अगर हम लोग बोलेंगे खास करके कि वाइस चेयरमैन को नॉर्मली बोला गया उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का ही देखभाल करना है, इसको ध्यान रखना है। ये क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है उसका देखभाल करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का। तो यहाँ तक हम लोगों का क्या होता है, चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 2 में, ठीक है। तब अब बताइए, अभी यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो फिर ये आसान था या आसान मुश्किल था? आप ही लोगों ने सारा जवाब दिया, एक जवाब भी मैंने नहीं दिया, फिर भी आप लोग बोलते हैं कि नहीं हुआ है। क्या होता है ना, हमारे मन में कभी कभी एक नेगेटिव चीज़ रह जाता है कि भाई ये चीज़ बड़ा मुश्किल है। पर्सनली हम बताएं सच में कि आप लोगों को ये बताने से पहले हम भी बहुत अच्छे से कैट को नहीं पढ़े थे, है ना। पर फिलहाल थोड़ी दिन, जब 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन हम लास्ट कैट को पढ़े, फिर हमको लगा कि नहीं भाई, देखिए मुश्किल मुश्किल है नहीं, हमको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देना है। और वो क्वेश्चन का आंसर अगर हमको आता है तो वो आपका आसान है, नहीं आता है तो मुश्किल है। जैसे मान लीजिए विशाल जी का, मान लीजिए विशाल जी का पिताजी का नाम क्या है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। द राइट द नेम ऑफ, राइट द फादर्स नेम ऑफ विशाल संगाले जी, है ना। तो अब विशाल जी के लिए क्वेश्चन क्या है, आसान है, क्योंकि उनको मालूम है उनके पिताजी का नाम क्या है। अब वसीम जी को थोड़ा ही मालूम है विशाल का पिता का नाम क्या है, तो वसीम जी के लिए क्वेश्चन आपका टफ हो गया। पर एक्चुअल में क्वेश्चन को आप बोल नहीं सकते कि ये मुश्किल था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा ही होता है, जवाब अगर आता है तो आसान है, नहीं आता है तो मुश्किल है। इसलिए चिंता का कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 2 में, ठीक है। कहाँ गया, उसे ढूंढ लो। चलिए, जब एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, आप लोगों को एक काम करना है खाली, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ख़त्म होने के बाद आपको टेस्ट देना है। जब आप टेस्ट दीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे आप लोगों को कल जब हम लोग आरएमएस कंप्लीट किए, उसके बाद हम पर्सनली 2 3 जगह पे आरएमएस का टेस्ट दिए, और हम देख रहे थे कि कितना क्वेश्चन का जवाब हम लोग बना पा रहे हैं, है ना। तो आपको हम बताए हुए थे अगर हमको आएगा तो आपको भी आएगा, इतना तो भरोसा है। तो 2 3 जगह पे हम लोग टेस्ट दिए तो देखे मोटा मोटी 90% क्वेश्चन जो है हम लोगों का कवर हो रहा है। कुछ क्वेश्चन जो है छूटा हुआ है, तो 2 4 क्वेश्चन को हम जो नोट था ना उसके लास्ट में ऐड कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा एक अमेंडमेंट उसमें किया हुआ है, हम आप लोगों के साथ ग्रुप में उसको शेयर कर देंगे, तो आप लोग भी उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर 2 में आ जाते हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल एंड बेंचेस देयर ऑफ। चैप्टर 2 क्या बताता है, ट्राइब्यूनल का स्टैब्लिशमेंट कैसे होगा, और उसका जो बेंच है उसका भी स्टैब्लिशमेंट क्या होगा, कौन कौन रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में बताया गया। कहाँ पे, चैप्टर 2 में। और चैप्टर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका 4 से लेके 13, चैप्टर 2 जो है इसमें क्या है, 4 से लेके 13, फ्रॉम सेक्शन 4 टू सेक्शन 13, ये कहाँ पे बताया गया, हमारा इस चैप्टर 2 में बताया गया। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 4 में हम लोग क्या देखे थे, स्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जहाँ पे खास करके सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 क्या बताता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के स्टैब्लिशमेंट के बारे में। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का गठन करेंगे, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बोलेंगे, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो होता है, या फिर मान लीजिए आपका
जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो एक एक करके हम लोग उसके बारे में भी देखते हैं कि उसके गठन के बारे में क्या बोला गया। बोला गया द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर द स्टेट। गया एक नंबर। तो बात क्या हुआ, आपसे सवाल पूछेगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का गठन कौन करता है। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए जवाब। अभी अभी हम लोग इसको देखे हैं, इसका जवाब बताइए क्या होगा। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए, अभी हम बोले हैं इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं आप, पर अगर एग्जाम पे पूछेगा ना तो सच में ये खतरनाक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को लगता है स्टेट गवर्नमेंट का बात है तो भाई स्टेट गवर्नमेंट ही होना चाहिए, पर यहाँ पे सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 बताता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के गठन के बारे में, जो बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास रिक्वेस्ट आएगा कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट से। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आएगा तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ही विल स्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर दैट स्टेट, है ना। एंड दिस विल बी नोन एज, जो नाम होगा स्टेट का उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, नेम जो नेम ऑफ द स्टेट है ना उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है। अब देखिए 4 का सबसेक्शन 3 ये क्या बताता है, ये बताता है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में। तो देखिए यहाँ से खास करके हम लोगों को 3 चीज़ इंपॉर्टेंट पता चल रहा है। एक नंबर कैट का गठन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कहाँ पे बताया गया, 4 के 1 में बताया गया। फिर आता है सैट का गठन, कहाँ पे बताया गया, 4 के 2 में बताया गया। फिर आता है जैट के गठन, कहाँ पे बताया गया, 4 के 3 में बताया गया, है ना। कैट के बारे में 4 के 1, सेट के बारे में 4 के 2 और जेट के बारे में 4 के 3। गठन कौन करेगा, स्टेब्लिश कौन करेगा, सारा जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ही इसका अपॉइंटमेंट करेगा या स्टेब्लिशमेंट करेगा। अब जेट में क्या बोला जा रहा है, 2 or more states, टू और फॉर 2 or more states जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में भी स्टैब्लिश, 2 या उससे ज़्यादा स्टेट के लिए एक साथ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है ना। पर इसके लिए क्या चाहिए, पहले ये जो 2 या 3 स्टेट है दे शुड एग्री, इन लोगों के भीतर एक एग्रीमेंट बनेगा, वो लोग राजी है या नहीं, क्योंकि उस पर बहुत सारा चीज़ रहता है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो आपका 4 में बताया गया। अब क्या बोला जा रहा है, तो ये लोगों के भीतर एक एग्रीमेंट बनेगा और ये जो एग्रीमेंट होगा दिस एग्रीमेंट विल बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अप्रूव कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा। उसके बाद दिस विल बी पब्लिश्ड इन द गेजेट। कौन सा गेजेट में पब्लिक होगा, नंबर 1 हमारा इंडिया गवर्नमेंट का जो गेजेट है उसमें पब्लिश होगा। नंबर 2 दोनों स्टेट का जो गेजेट है उन दोनों स्टेट के गेजेट में भी पब्लिश होगा। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन स्टैब्लिश्ड द जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो क्या हुआ, पहले दोनों स्टेट के भीतर एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट को अप्रूव किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद उसका गेजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कंसर्न जो 2 या 3 स्टेट है उसके आपका गेजेट नोटिफिकेशन में जारी किया गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का गठन करेगा 4 के 3 के तहत, ये बात बताया गया। अब ये जो एग्रीमेंट का बात हम कर रहे थे, इस एग्रीमेंट में वो क्या क्या मैटर रहता है वो कहाँ पे बताया गया, वो आपका यहाँ पे बताया गया। देखिए द एग्रीमेंट शैल कंटेन, क्या रहेगा उस एग्रीमेंट में, नंबर 1 नेम ऑफ द जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, उस जेट का नाम क्या होगा, ठीक है, उसका नाम क्या होगा। फिर मैनर ऑफ सिलेक्शन, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन और मेंबर, चेयरमैन का मेंबर का सिलेक्शन कैसे होगा, है ना, कौन सा स्टेट से कौन कौन आएगा, कितना परसेंटेज उसमें आपका हिस्सेदारी रहेगा, ये सारा बातें। फिर प्लेसेस एट विच द बेंच और बेंचेस ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल सिट, तो जो हमारा बेंच बनेगा या फिर जो बेंचेस बनेगा वो लोगों का सिटिंग कहाँ पे होगा, है ना, ये बात भी बताया गया। फिर अपोर्शनमेंट,
ये टर्म को यूज किया गया कैट एक्ट के भीतर, अपोर्शनमेंट, जिसका आसान इंग्लिश होता है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, या फिर एग्जाम पे आपका अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी रह सकता है। तो याद रखिएगा अपोर्शनमेंट का मतलब शेयरिंग। देखिए एप पोर्शनमेंट, तो इसको अलग अगर कर दीजिएगा तो एप पोर्शनमेंट, तो हम लोग इसको अलग अलग पोर्शन में, ये एक है, ये एक पोर्शन हो गया, ये एक पोर्शन हो गया, एक पोर्शन ये देगा, एक पोर्शन ये देगा, तो बेसिकली क्या हो गया, अपोर्शनमेंट यानी के शेयरिंग। तो ये शेयरिंग कैसे होगा एक्सपेंडिचर का, इसका भी जिक्र रहेगा। तो बेसिकली यहाँ से एक सवाल मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या क्या रहेगा, नंबर 1 जेट का नाम क्या होगा, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन और मेंबर, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, कहाँ कहाँ पे ये बेंच बैठेगा इसका, और दूसरी बात एक्सपेंडिचर का शेयरिंग कैसे होगा। तो ये सारा बातें बताया गया है यहीं पे। ठीक है, आगे बढ़े। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4। तो हम लोग क्या क्या देखे, सबसेक्शन 1 में बताया गया कैट का गठन, 2 में बताया गया सेट के गठन, 3 में बताया गया जेट के गठन, और सबसेक्शन 4 में जब हम आए तो वहाँ पे आपका बताया गया कि आपका एग्रीमेंट का कंटेंट क्या क्या रहेगा। तो ये सेक्शन 5 में बताया गया था, अब 4 में बताया गया था, अब हम लोग आएंगे सेक्शन 5 में। आगे बढ़े, पब्लिक चैट में कंफर्म करिए एक बार। चलिए, अभी मजा आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा। कि कुंचम कुंचम क्या बोलता है, साउथ के साइड में बोला जाता है ना, कुंचम कुंचम, कुंचम कुंचम बोलता है थोड़ा थोड़ा को। इज देर एनीवन फ्रॉम साउथ इंडिया, प्रवीण जी, कुंचिम कुंचिम, अच्छा कुंचिम कुंचिम। चलिए, चलिए, तो कुंचिम कुंचिम मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। उड़ीसा में बोलता है टिके टिके, उड़ीसा में बोला जाता है टिके टिके। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोले टिके टिके। एक मूवी हम देखे हुए थे ओडिया, उसका नाम था सुना पिला टिके स्क्रू ढीला, मतलब लड़का अच्छा है, दिमाग हल्का थोड़ा सटका हुआ है। चलिए आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 5, जहाँ पे बताया गया कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल एंड बेंच। तो जो हमारा ट्राइब्यूनल है उसका गठन कैसे होगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा, कौन उसका हेड होगा, कितना उसमें मेंबर रहेंगे, है ना, या फिर बेंच का गठन क्या रहेगा, कैसे होगा, वो बात आपका बताया गया कहाँ पे, सेक्शन 5। याद रखेंगे, 4 में स्टैब्लिशमेंट ऑफ कैट, 5 में कंपोजिशन ऑफ कैट। 4 में गया स्टैब्लिशमेंट, 4 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, है ना। इसको देखिए आप, और अगर ये करिएगा, हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4 देखे थे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो हम भी जानते हैं ठाकुर जी। चलिए, तो 4 में देखिए स्टैब्लिशमेंट था ना, स्टैब्लिशमेंट जो था वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4 का मैटर है। तो यहाँ पे कैट का स्टैब्लिशमेंट वॉल्यूम आपका सेक्शन 4 में बताया गया था। अब आते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन क्या होगा। तो बोला जा रहा है ईच ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन and such other number of judicial and administrative member as the appropriate government में deemed fit। appropriate government को जो अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, है ना, appropriate government को जितना जरूरत महसूस होगा, इसका मतलब नहीं कि खाली डिस्क्रिशन, इसका मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जितना मेंबर का जरूरत महसूस होगा उतना मेंबर ये देंगे। कहाँ पे देंगे, जुडिशियल में और एडमिनिस्ट्रेटिव में। ईच ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, हर एक ट्राइब्यूनल में एक आपका चेयरमैन रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कुछ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रहेंगे। कितना रहेंगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल डिसाइड। अब हर एक बेंच में एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर एंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर शुड बी देयर। तो हर एक बेंच में एक तो जुडिशियल मेंबर रहेंगे और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी रहेंगे। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द बेंच में ट्रांसफर, द चेयरमैन जो हमारा वो जो बेंच है, उस बेंच जिस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के भीतर आ रहा है उसका जो चेयरमैन है वो क्या कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है चेयरमैन ऑफ द बेंच में ट्रांसफर एनी मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर। तो हमने क्या देखा, मान लीजिए ये हमारा कैट है, इसमें ये एक बेंच है, यहाँ पे ये एक बेंच है, यहाँ पे ये एक बेंच है। तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये है बेंच ए, ये है बेंच बी,
ये है बेंच सी। तो चेयरमैन जो है ही इज द ऑल इन ऑल एंड सोल। तो वो क्या कर सकते हैं, ए बेंच का किसी पर्टिकुलर मेंबर को ये हटा के सी बेंच में भेज सकते हैं, या फिर सी से बी में ला सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, चेयरमैन ऑफ द बेंच में ट्रांसफर एनी मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर, एक बेंच से दूसरे बेंच में भेज सकते हैं। ठीक है, ही में ऑथोराइज वन मेंबर ऑफ वन बेंच टू एक्ट एज मेंबर ऑफ अदर बेंच, तो दूसरे बेंच में काम करने के लिए भी बोल सकते हैं। द चेयरमैन इन एडिशन the chairman in addition to discharge the function of judicial member or administrative member of the bench to which he has appointed may discharge the function of administrative of judicial member of other bench too। तो क्या बोला जा रहा है, जो हमारा चेयरमैन है ये खाली बैठे नहीं रहेगा, चेयरमैन जो है ये खाली बैठा नहीं रहेगा, ये भी जो हमारा कैट है इसमें किसी ना किसी बेंच में ये एज जुडिशियल मेंबर और एज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर काम करेंगे। ठीक है, तो ये अपना इस जगह पे जो काम कर रहे हैं, इन एडिशन टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द बेंच इन व्हिच ही हैज बीन अपॉइंटेड, मे डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जुडिशियल ऑफ मेंबर ऑफ अदर बेंच। तो मान लीजिए चेयरमैन जो है ही इज ए मेंबर ऑफ ए बेंच, ये ए बेंच का मेंबर है, तो ए बेंच का काम करने के साथ साथ ये जरूरत पड़ने पर बी बेंच के मेंबर के रूप में भी काम कर सकता है, ये बात बताया गया आपका यहाँ पे। ठीक है, द चेयरमैन में इन एडिशन टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द बेंच इन विच ही हैज बीन अपॉइंटेड में डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और जुडिशियल मेंबर ऑफ अदर बेंच। मोटा बात यहाँ से क्या याद रखना है, चेयरमैन जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी हो सकते हैं, जुडिशियल मेंबर भी हो सकते हैं। जिस बेंच में उनका अपॉइंटमेंट है उसके साथ साथ, जिस बेंच में उनका अपॉइंटमेंट है उसके साथ साथ वो दूसरे बेंच में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग, जब हियरिंग चल रहा है किसी भी समय में, अगर उनको लगता है एट एनी केस, at any stage of hearing of any case or matter, if it appears to the chairman or such member it ought to be heard by a bench consisting of two members। तो अगर उनको लगता है किसी भी पार्टिकुलर स्टेज में कि ये मैटर जो है ये डिविजनल बेंच के पास या फिर जिसमें एटलीस्ट दो मेंबर आपका अवेलेबल है उस बेंच के पास जाएगा, तो उसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब फंडा क्या हुआ, पार्टिकुलर किसी भी स्टेज में एक बेंच में मामला चल रहा था उसको दूसरे बेंच में भेजा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये अगर ट्रांसफर होगा, कौन करेगा ट्रांसफर, बाय द चेयरमैन। चेयरमैन जो है वो आपका एक बेंच से दूसरे बेंच में किसी भी स्टेज ऑफ हियरिंग में एक केस को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ये बात बताया गया। आगे आते हैं हम लोग, द बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल शैल ऑर्डिनरीली सिट एट न्यू दिल्ली। तो जो हमारा कैट का जो बेंच है वो कहाँ पे बैठेगा, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो ये आपका न्यू दिल्ली में बैठेगा और इसको हम लोग प्रिंसिपल बेंच के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल बेंच शैल सिट एट, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बताइए, न्यू दिल्ली में आ जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, द प्लेसेस एट विच प्रिंसिपल बेंच एंड अदर बेंचेस ऑफ सेट ऑर्डिनरीली सिट शैल बी सच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अब प्रिंसिपल बेंच या फिर दूसरा जो बेंच है सेट का या जेट का जो भी है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, तो बोला जा रहा था स्टेट गवर्नमेंट जो है ही विल डिसाइड बाय नोटिफिकेशन, इसके लिए नोटिफिकेशन इशू करेगा और बताएगा इसका जो सीटिंग है यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 6 जहाँ पे बताया गया था क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। तो हम लोग क्या क्या देखे, नंबर 1 हम लोग जब अगर शुरू से देखे सेक्शन 1, सेक्शन 1 में क्या था, शॉर्ट टाइटल था, कमेंसमेंट था और एक्सटेंड था। सेक्शन 2 यहाँ पे क्या था, सेक्शन 2 में किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, एप्लीकेबिलिटी हम बोल सकते हैं, स्पेलिंग गलत हो गया लगता है,
एप्लीकेबिलिटी होगा सी ए, चलिए जो भी है भाड़ में जाए, हमको काम गलत हो गया है इसको। आगे आते हैं, सेक्शन 2 हो गया। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हम लोग क्या देखे थे बताइए पब्लिक चैट में? सेक्शन 3 में क्या देखे थे? बिल्कुल, डेफिनेशन, है ना। फिर हम लोग सेक्शन 4 में क्या देखे थे बताइए? सेक्शन 4 में क्या था? सेक्शन 4 में क्या था? बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट था भाई, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कैट, है ना। कैट के स्टेब्लिशमेंट के बारे में हम लोगों का बताया गया था सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में क्या बताया गया था? स्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या देखे थे हम लोग बताइए एक बार? कंपोजिशन, है ना। कंपोजिशन के बारे में हम लोग देखे थे। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 6। यहाँ पे क्या बताया गया? चेयरमैन का क्वालिफिकेशन, वाइस चेयरमैन का क्वालिफिकेशन एंड अदर मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा, कितना विद्या चाहिए, कितना पढ़ाई लिखाई करिएगा तब जाके क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको मेंबर चुनेंगे। तो वो कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 6 में बताया गया। ठीक है। क्या बोला जा रहा है देखिए, बोला गया पहले कि चेयरमैन बनने के लिए किसी भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बनने के लिए यू हैव टू बी एलिजिबल टू बी ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। क्या बोला जा रहा है? ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन अनलेस ही इज और हैज बीन, अगर वो ही इज मतलब है, ये आपका हाईकोर्ट का जज है या फिर वो हाईकोर्ट का जज था। तो अगर कोई व्यक्ति हाईकोर्ट का जज है या फिर हाईकोर्ट का जज था, तभी जाके वो आपका इसका चेयरमैन बन सकता है। याद रहेगा, हाईकोर्ट का जज था या फिर जज है, तभी जाके वो आपका कर पाएगा, चेयरमैन बन सकता है। फिर क्या बोला गया? अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया। कंडीशन क्या है? जब ये कैट एक्ट आया हुआ था उस टाइम के प्रोविजन दिया गया था, आज के दिन में इसका एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगा। बोला कि ये पर्सन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो ये एक्ट हमारा 1985 में आया हुआ था। उसके पहले अगर कोई वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत था और उन्होंने एटलीस्ट 2 साल सर्विस कर चुके हैं, तो ही मे बी, ही इज एलिजिबल टू बी और ही मे बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। ये बात हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, कि जब ये एक्ट हमारा आया हुआ था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर किसी वाइस चेयरमैन ने 2 साल तक वाइस चेयरमैन के पद में एटलीस्ट कार्यरत था, तो ही मे बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन, उनका चेयरमैन के पद में बहाली हो सकता है। ठीक है। अब क्या बोला गया? ए पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। तो पहले हम लोग देखे 3 प्रकार का होता है। एक नंबर हो गया चेयरमैन, 2 नंबर हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, 3 नंबर हो गया जुडिशियल मेंबर। अब चेयरमैन के लिए हाईकोर्ट का जज रहना होगा या फिर पहले कभी आप हाईकोर्ट का जज था, ये कंडीशन आपको चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो बोला गया इनको देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी पद पे एटलीस्ट उनको 2 साल काम करना है। सेक्रेटरी के पद पे एटलीस्ट 2 साल काम करना है। या फिर सेक्रेटरी का जो पे स्केल है, सेक्रेटरी का जो पे स्केल है एटलीस्ट किसी दूसरे पोस्ट में उस पे स्केल में यानी कि सेक्रेटरी पोस्ट का जो पे स्केल था उस पे स्केल में या फिर उसके हायर पे स्केल में एटलीस्ट 2 साल काम करना है। तो आइदर उनको सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहना है या फिर सेक्रेटरी पोस्ट का जो पे स्केल है, सेक्रेटरी पोस्ट नहीं, सेक्रेटरी का जो पे स्केल है उस पे स्केल या फिर उससे हायर पे स्केल में एटलीस्ट 2 साल उनको काम करना रहेगा। ठीक है। अब बोला गया ये होगा कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए बोला गया सेक्रेटरी पद पे 2 साल। अगर आप एडिशनल सेक्रेटरी में रहते हैं, अगर आप एडिशनल सेक्रेटरी पद पे रहते हैं तो आपको मिनिमम 5 साल वहां पे काम करना होगा। तो याद रखना है, सेक्रेटरी के लिए 2 साल, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए 5 साल। सेक्रेटरी के लिए 2 साल, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए 5 साल। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब आते हैं हम लोग, ये गया एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। ठीक है।
यहाँ पे भी सेम बात बताया गया, आपका जो एडिशनल सेक्रेटरी का पे स्केल है उसमें अगर कोई 2 साल से ज़्यादा मतलब 5 साल से ज़्यादा अगर कोई काम कर लिया उस पे स्केल में या उससे ज़्यादा पे स्केल में, तब भी वो एलिजिबल है। अब आते हैं हम लोग जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल मेंबर कौन होते हैं? तो बोला गया जो सेक्रेटरी के पद पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी के पद पर किसी ने अगर काम किया एटलीस्ट 2 साल, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में 2 साल काम किया, या फिर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में मेंबर सेक्रेटरी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में एटलीस्ट 2 साल काम किया, तो जुडिशियल मेंबर के लिए बोला गया सेक्रेटरी या फिर एबव जो भी बोलिए आप रैंक में सेक्रेटरी या उसका पे स्केल में एटलीस्ट 2 साल अगर कोई काम करेगा तभी जाके वो जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। फिर एडिशनल सेक्रेटरी के लिए क्या बोला गया? तो बोला गया एडिशनल सेक्रेटरी के लिए भी वो अगर लीगल अफेयर्स लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट में 5 साल काम किया है तो वो आपका एलिजिबल हो जाएंगे जुडिशियल मेंबर के लिए। तो सेक्रेटरी के लिए 2 साल, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए 5 साल। याद रहेगा ना, सेक्रेटरी या फिर सेम पे लेवल के लिए 2 साल, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए 5 साल। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ कैट शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। तो कैट का जो चेयरमैन होगा, कैट का जो चेयरमैन होंगे या फिर जो कैट का दूसरा मेंबर्स होंगे, इन लोगों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो बोला गया प्रेसिडेंट करेगा, और करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ वो कंसल्ट करेगा, उसके बाद जाके अपॉइंटमेंट होगा। ये बात हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेयरमैन और एवरी अदर मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे चेयरमैन ऑफ कैट, इनेक्टमेंट, कमेंसमेंट और आपका प्रेसिडेंशियल एसेंट। देखिए प्रेसिडेंशियल एसेंट जो होता है उसी को डेट ऑफ इनेक्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल एसेंट जो होता है उसी को हम लोग डेट ऑफ इनेक्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए डेट ऑफ इनेक्टमेंट, प्रेसिडेंट का जिस दिन एसेंट हुआ उसी को इनेक्टमेंट बोलते हैं। और पब्लिक के लिए जब से लागू होता है उस डेट को हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट बोल सकते हैं आप, उस दिन को हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट, और डेट इन विच द एक्ट हैज केम इनटू फोर्स, ठीक है, वो बोला जाता है डेट ऑफ कमेंसमेंट। क्लियर हुआ इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट में अंतर क्या है? चलिए अब बताइए हमको, कैट का जो मेंबर है या चेयरमैन है उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए किनका आपका ये चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए? बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आपका कंसल्टेशन चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सवाल यहाँ से बनेगा, चेयरमैन और एवरी अदर मेंबर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर स्टेट, अगर स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कि सैट का जो चेयरमैन है, सैट का जो मेंबर है, उन लोगों का अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। पर कंसल्टेशन किसके साथ करेंगे? यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा हाई कोर्ट, है ना, यहाँ पे ऑप्शन देगा हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ना, हाई कोर्ट का जो जस्टिस है, हेड है। पर यहाँ पे याद रखना है भाई, गवर्नर के साथ ये कंसल्ट करेगा। ठीक है, सेट के केस में प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करेंगे, पर कंसल्टेशन किसके साथ करेंगे? गवर्नर के साथ करेंगे। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के केस में तो यहाँ पे भी जो 2 स्टेट है उसका जो गवर्नर्स है उन लोगों के साथ ये आपका सलाह परामर्श करेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 6 में बताया गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 7। अच्छा, आगे बढ़े, बीच बीच में बताइएगा, ठीक है, अगर आपको कभी लगता है कि नहीं ये ज़्यादा दिमाग के ऊपर बोझ बन रहा है तो बताइएगा। दीपंकर ने बोला हाँ, बाकी लोग बताइए। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, अभी तो हम लोग शुरू किए हैं, है ना, 5 चैप्टर है, एटलीस्ट हम लोग 2 चैप्टर तो कंप्लीट करते हैं उसके बाद। चलिए आगे आते हैं हम लोग, वाइस चेयरमैन टू एक्ट एज चेयरमैन। ये आसान सा चीज़ है, ठीक है, फटाफट पढ़ देंगे ना तो 5 मिनट में हो जाएगा। पर हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे आपको बोले ताकि क्लास के बाद आपको दोबारा इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े।
सेक्शन 7 बताता है वाइस चेयरमैन टू एक्ट एज चेयरमैन और डिस्चार्ज इस फंक्शन ऑन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ये सभी लोगों को जानता है कि भाई चेयरमैन जो है ऐसे बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, अगर वो मर गया तो क्या होगा, अगर बीमार पड़ गया, अगर रिजाइन कर दिया, कोई दूसरा कारण हो गया, तो क्या होगा, जो वाइस चेयरमैन है वो फंक्शन करेगा, वो एक्ट करेगा एज चेयरमैन। ठीक है, तो ये मौका दिया गया कि वो बूढ़ा अगर मर गया तो तुम 2-4 दिन के लिए चेयरमैन के चार्ज में रह जाओगे। कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 7 में बताया गया वाइस चेयरमैन आपका चेयरमैन का फंक्शन डिस्चार्ज करेगा उनके एब्सेंस के दौरान। अब आते हैं सेक्शन 8 जो बताता है टर्म्स ऑफ सर्विस। 8 में क्या बोला गया, टर्म्स ऑफ सर्विस। तो क्या बोला गया, नॉर्मली देखिए पहले हमारा जो प्रोविजन था वो यहाँ पे दिया गया 5 साल 68 साल, 5 साल 65 साल। चेयरमैन के लिए बोला गया था 5 साल और 68 साल, विच एवर इज अर्लियर। मेंबर के लिए बोला गया था 5 साल और 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। जो पहले आ गया दुकान बंद, काम खत्म। एक्सटेंडेबल बाई मोर टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो ये आपका 5 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड हो सकता था आपका मेंबर के केस में। ठीक है, पर आपका यहाँ पे कोई एक्सटेंशन का बात नहीं है चेयरमैन का। और फिलहाल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 2021 आया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका क्या किया गया, बोला चेयरमैन को कर दिया गया 4 साल और 70 साल, मेंबर को कर दिया 4 साल और 67 साल। तो ये याद रखना है हमको, अगर ये पूछेगा तो हमको बताना है चेयरमैन के लिए 4 साल 70 साल और मेंबर के लिए 4 साल 67 साल, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा। ठीक है, अब एक बात बताया गया, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर शैल बी सेम एज एप्लीकेबल टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है उन लोगों का जो सर्विस कंडीशन वगैरह है वो इन लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर शैल बी सेम एज एप्लीकेबल टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन लोगों का जो सर्विस कंडीशन है, सेम कंडीशन हमारा कैट का जो चेयरमैन होंगे, कैट का जो मेंबर्स होंगे, उन लोगों के ऊपर भी लागू होता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 9 जहाँ पे बताया गया रेजिग्नेशन और रिमूवल। अगर कैट का हमारा बंदा है, उनको रिजाइन करने का बड़ा मन हुआ, ठीक है, अगर कोई रिवाइज्ड इसके बाद आया हुआ है, कुछ रिवाइज्ड ऑर्डर है, तो आप हमको ग्रुप में शेयर करिएगा। ठीक है ठाकुर जी, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और चेंजेस इसके ऊपर आया हुआ है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, बदलाव हो सकता है। 74 67 तो ये हम लोग देखे ही हैं, यही बात हम आप लोगों को बताए हैं ऑलरेडी कि 74 और 67। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के हिसाब से ये बात बताया गया। तो फिलहाल हम लोगों को यही याद रखना है, 74 और 67। ठीक है, फिर और इसके बाद तो और कोई आपका चेंजेस नहीं आया है जितना हमको जानकारी है। ठीक है, फिर भी अगर किसी के पास कुछ डेटा है तो आप शेयर करिएगा। आगे आते हैं सेक्शन 9 जहाँ पे आपका बताया गया रेजिग्नेशन और रिमूवल के बारे में। ठीक है, तो क्या बोला गया उसमें, बोला गया था चेयरमैन और अदर मेंबर मे बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। तो रेजिग्नेशन किसके पास देगा, प्रेसिडेंट के पास देगा। ठीक है, तो चेयरमैन हो या फिर कोई दूसरा मेंबर हो, उनको नोटिस जब देना है तो हैंड रिटेन, हैंड रिटेन मतलब आपका साइन भी एटलीस्ट अगर वो हाथ से कर देगा तो उसको बोला जाता है हैंड रिटेन। जैसे हम जब काम करते हैं ना, इसमें एज कंप्लीट एंड हुई एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो एक बार हम इसको कंफर्म करेंगे, इसमें एक्सटेंशन का बात तो कुछ बताया नहीं गया था जितना हमको याद आ रहा है। एक बार हम इसको और कंफर्म कर लेंगे, एक बार दोबारा इसको देख के हम आप लोगों को कंफर्म कर देंगे। ठीक है, कल वाला जो क्लास रहेगा उसके भीतर हम इसको और एक बार देख लेते हैं और कंफर्म आपको कर देंगे कि सेक्शन 8 के तहत जो टर्म्स ऑफ सर्विस है 74 और 67 उसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं। जितना हम देखे हुए थे उसमें नहीं था। ठीक है, तो फिर भी अगर कुछ है हम देख के आपको बताएंगे। फिलहाल याद रखिए उसमें एक्सटेंशन के बारे में अलग से आपका कुछ मेरे हिसाब से उसमें 4 साल के लिए होना चाहिए। 67 वाला जो रहेगा उसमें तो 4 साल के लिए अगर वो आपका उसमें बनते हैं तो आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मेंबर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है चेयरपर्सन में।
ठीक है, तो मेंबर मान लीजिए 67 साल तक थे, तो उसके बाद वो 4 साल के लिए क्या हो सकता है, चेयरमैन हो पाएगा, है ना। और चेयरमैन अगर होगा तो 4 साल और 70 साल, तो मान लीजिए 67 साल में यहाँ से निकला तो 70 साल वहाँ पे 3 ही साल काम कर पाएगा, तो वो ऑप्शन जरूर रहेगा, 4 साल वाला रहेगा। ठीक है प्रवीण जी, क्योंकि मेंबर का अपॉइंटमेंट हो सकता है चेयरमैन में, इसलिए कोई इशू नहीं है, या फिर वो दूसरे जगह पे भी, दूसरे बोर्ड पे भी आपका बन सकते हैं चेयरमैन। आगे आते हैं हम लोग रेजिग्नेशन और रिमूवल, जिसके बारे में हम लोग देखे थे। तो ये याद रखना है, हैंड रिटेन आपका एप्लीकेशन देना रहेगा, राइट एंड नोटिस देना होगा, नोटिस इन राइटिंग देना होगा, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि हम रिजाइन करना चाहते हैं। द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज सर्विस। तो देखिए पहले आपका बताया गया रेजिग्नेशन, अब यहाँ पे बोल रहा है रिमूवल के बारे में। रिमूवल का मतलब मान लीजिए चेयरमैन के काम से या किसी मेंबर के काम से हम नाखुश है, तो कब हम रिमूव कर पाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है, चेयरमैन और अदर मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, मतलब मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इफ, इसके लिए ऑर्डर किसका लगेगा, ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। तो चेयरमैन और मेंबर को अगर रिमूव करना है उसके लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर लगेगा। कब करेंगे, अगर कोई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव हो जाता है, अगर इफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, और ये प्रूव करने के लिए एक इंक्वायरी होगा, जिस इंक्वायरी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा। जैसे आरटीआई के केस में भी हम लोग देखे हुए थे, यही बात आपका बताया गया था कि on the ground of misbehavior or incapacity, the member or the chairman may be removed, पर for that purpose a inquiry has to be conducted by the judge of supreme court। और यहाँ पे जो चेयरमैन है या मेंबर है, ही विल बी गिवन टू बी हार्ड इन पर्सन, उनको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि भाई अपना रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए, किस कारण से आपको रिमूव ना किया जाए। ठीक है, अब कैसे इसका इंक्वायरी होगा, क्या इसका प्रोसीड्योर होगा, ये सारा बातें प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना रूल बना सकता है, कभी भी अपना रूल बना सकता है कि भाई किस तरीके से उनको रिमूव करना है। आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 10, जहाँ पे बताया गया सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चेयरमैन। तो कितना पैसा मिलता है, कितना अलाउंसेस वगैरह मिलता है, दूसरा कंडीशन क्या है चेयरमैन का या मेंबर का, वो बात बताया गया। तो बोला जा रहा था सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू and other terms and condition of service including pension, gratuity, other retirement benefit of the chairman or other member shall be such as prescribed by the central government। तो भाई पैसा कितना मिलेगा, सर्विस का कंडीशन क्या होगा, टर्म क्या होगा, पेंशन मिलेगा कि नहीं, ग्रेचुइटी मिलेगा कि नहीं, तो बोला गया सारा बात हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वेयर ए सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर इज अपॉइंटेड एज मेंबर। देखिए ये वाला से एमसीक्यू पूछता है, याद रखिए, जिसको जिसको नींद आ रहा है इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, किसको किसको नींद आ रहा था, अब्राहम जी और रजन गुप्ता, रजन गुप्ता, रजन जी आज थोड़ा साइलेंट लग रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो याद रखिए ये वाला सवाल पूछता है, 1-2 नंबर का एमसीक्यू आता है, ये इसको पूछा जाता है। सवाल क्या है, वेयर ए सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट, वेयर एक सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड एज मेंबर, अगर कोई जॉब कर रहा है ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को हम मेंबर बना देते हैं या फिर मान लीजिए चेयरमैन बना देते हैं, तो क्या बोला जा रहा है, ही शैल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। सवाल यही रहता है, पूरा लाइन को कॉपी करेगा, वेयर ए सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस फ्रॉम विच डेट, कौन सा दिन से माना जाएगा कि ये बंदा ने आपका रिटायर कर लिया, कौन सा दिन से माना जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए द डेट ऑन विच, द डेट ऑन विच ही हैज एज्यूम्ड द चार्ज, जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया, किसका चार्ज लिया, वो मेंबर का चार्ज लिया, चेयरमैन का चार्ज लिया, तो जिस दिन चार्ज लेगा उस दिन मान लिया जाएगा उन्होंने क्या किया, अपना सर्विस से वो क्या किया, डिम टू बी रिटायर्ड, वहां से वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोगों का, मान लीजिए जो चेयरमैन था, जो मेंबर था, ये तो बूढ़ा बुजुर्ग बनेंगे,
जब इनका टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद उसके साथ क्या करना है, उसके साथ क्या करना है। जैसे आर्मी में जो बहुत सारा डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको क्या होता है, जब वो काम करते वो इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आर्मी का जो कुत्ता होता है, आप लोग अगर देखिएगा, ज़्यादातर केस में उन लोगों को मार दिया जाता है। उनको कोई दूसरा जॉब नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। ठीक है, हम ऐसे ही बता रहे हैं, इनके साथ कोई संबंध नहीं है। कैट हमारे हित के लिए, हमारे हेल्प के लिए हमेशा है ना। तो क्या बोला गया, चेयरमैन ऑफ कैट शैल बी इन एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन आइदर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो कैट का जो चेयरमैन है, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे। इनको मार दो, इनको रखो नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊपर वो काम कर रहा था, वहाँ से उसका डिमोशन कैसे होगा, है ना। अब बोला गया चेयरमैन और सैट एंड जैट। कैट का जो चेयरमैन है वो कहीं पे कहीं पे जॉब नहीं मिल सकता, है ना, कोई दूसरा जगह पे उसको जॉब नहीं मिलेगा। अब सैट और जैट का जो चेयरमैन है, इनको बोला गया दे शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ कैट। तो सैट का जो चेयरमैन है, जैट का जो चेयरमैन है, वो कैट का चेयरमैन या मेंबर बन सकता है। वो अगर चाहता है, किसी दूसरे सेट का या जेट का मेंबर भी हो सकते हैं, पर किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जॉब नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये बात याद रखना देवी और सजनों। चेयरमैन ऑफ सेट और जेट जो होते हैं, ये दूसरे कैट का मतलब दूसरे कैट तो नहीं, कैट तो एक ही है, कैट के पास या फिर दूसरे सेट या जेट के पास जाके उसका चेयरमैन, उसका मेंबर वगैरह बन सकते हैं। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम गलत बोले, एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चेयरमैन ऑफ सैट और जेट जो रहेगा, ये दूसरे सैट और जेट में मेंबर नहीं बन रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चेयरमैन ऑफ सैट और जेट जो है, ये दूसरे सैट या जेट में जब जाएंगे, उसका चेयरमैन ही बनेंगे, उसका मेंबर नहीं बनेंगे। पर कैट का मेंबर बन सकते हैं, कैट का चेयरमैन भी बन सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक मिनट है। हाँ भाई, हाँ भाई बोलिए। क्या सोना है क्या अभी? अच्छा, तो कोई नहीं, तो हम 15-20 मिनट में आते हैं, 15 मिनट में कॉल करते हैं हम आपको। ठीक, हाँ। चलिए, अब आते हैं, बगल वाला रूम से हमको मटन के लिए बुला रहा है, और हम आप लोगों के साथ बकबक कर रहे हैं, ये कोई बात हुआ बताइए। चलिए, ए मेंबर ऑफ ए ट्राइब्यूनल, अब किसी भी ट्राइब्यूनल का जो मेंबर होगा, शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर ऑफ अदर ट्राइब्यूनल। तो अगर कोई मेंबर है, तो वो दूसरे ट्राइब्यूनल का मेंबर बन सकता है ना। देखिए, दूसरे ट्राइब्यूनल का मेंबर बन सकते हैं, आपका चेयरमैन बन सकता है, वाइस चेयरमैन बन सकता है, पर ये किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। द चेयरमैन और अदर मेंबर शैल नॉट, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया कि कोई भी जो आपका किसी कैट में, सेट में, जेट में चेयरमैन रहा या फिर मेंबर रहा, तो बोला गया वो अपना ट्राइब्यूनल में जाके वो किसी के अगेंस्ट में केस नहीं लड़ सकता। एक्ट और प्लेड बिफोर एनी ट्राइब्यूनल इन विच ही ऑज ए चेयरमैन और मेंबर। तो चेयरमैन और मेंबर को अगर कैट या सैट में जाना है, जेट में जाना है, तो वो जहाँ पे वो खुद मेंबर था, जहाँ पे वो खुद चेयरमैन था, वहाँ पे नहीं जा सकता, दूसरे जगह पे जा सकते हैं। सेक्शन 12 बताता है फिनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन को क्या फिनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया? तो बोला गया दिस is vested on him by the appropriate government. The chairman will exercise the power as vested to him by the appropriate government. appropriate government के द्वारा जितना पावर उनको दिया गया, वही पावर के ऊपर वो काम करेंगे, उसी के ऊपर काम करेंगे। कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 12 में बताया गया। आगे आते हैं सेक्शन 13, जहाँ पे बताया गया स्टाफ ऑफ ट्राइब्यूनल। स्टाफ का मतलब क्या है? स्टाफ का मतलब है, मान लीजिए कैट है, अब उसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर रहेंगे,
बहुत सारे कर्मचारी रहेंगे, है ना, उसके बारे में, वहाँ पे ग्रुप डी स्टाफ रहेंगे, तो उसी के बारे में बताया गया कहाँ पे, सेक्शन 13 में, स्टाफ ऑफ ट्राइब्यूनल। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल अपॉइंट, कौन अपॉइंट करेगा इसको, आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अब देखिए हम लोग वहां पे देखे थे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था ना, पर यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रहा है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल अपॉइंट ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू असिस्ट ए ट्राइब्यूनल इन डिस्चार्जिंग ऑफ इट्स फंक्शन। तो एक ट्राइब्यूनल को अपना फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए मदद कौन करता है, मैंने कैसे करेगा, तो वो क्या करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उन लोगों का अपॉइंटमेंट करता है। The officer or other employees of tribunal shall discharge their function under general superintendence of chairman। तो किसके निगरानी में काम करेगा ये लोग, तो चेयरमैन के निगरानी में काम करेगा। अब पैसा कितना मिलेगा, सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या क्या होगा, तो ये भी बोला गया, द सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस of the officers and employees of the tribunal shall be specified by the appropriate government। ये appropriate government जो है वो आपका डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब यहां तक रखे या आगे बढ़े, पब्लिक चैट में जवाब दीजिए। पहले हम लोग चैप्टर 2 तक देखे हैं, 3 चैप्टर हम लोगों का बाकी है, 2 चैप्टर हम लोग देखे हैं। चलिए, ठाकुर ने बोला इनफ, एंड हियर दीपंकर जी, बाकी लोग बताइए। चलिए, तो जनता जनार्दन है, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।